हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटिव पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के साइंस के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते देखते पहला क्वेश्चन। आज जो भी क्वेश्चन बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, बिना स्किप किए हुए। तो पहला क्वेश्चन में कहता है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। यानी वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ठीक है। दोनों के अंतर में क्या, ठीक है, स्पष्ट करें दोनों को अंतर को, ठीक है। तो चलिए उत्तर है, कहता है कि जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम लिखे हुए हैं उसी टाइप से आप बोर्ड में लिखिएगा, ठीक है। तो कहता है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, डैश डालिएगा, ठीक है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिख के डैश डालिएगा, दो भाग में बांटिएगा, ठीक है। पेज को दो भाग में बांटिएगा और एक साइड लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब और एक साइड आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का पहला पॉइंट कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर बनता है, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब का कहता है कि आभासी प्रतिबिंब का पहला पॉइंट कहता है कि आभासी प्रतिबिंब जो है किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर नहीं, बल्कि उन्हें पीछे बढ़ाने पर जहाँ वे मिलते हैं, ठीक है, वहाँ बनता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो चलिए आगे अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है सदैव उल्टा होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है सदैव उल्टा होता है, ठीक है। और दूसरा में जो है आभासी प्रतिबिंब कहता है कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन में आते रहता है ऑब्जेक्टिव में कि वास्तविक प्रतिबिंब का जो है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट में कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या उतार सकते हैं, ठीक है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब का तीसरा पॉइंट कहता है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको हम क्या करते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। किस प्रतिबिंब को, ठीक है, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को, ठीक है। किस प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका उत्तर कहता है कि उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है, तो लेंस के अपवर्तन के बाद सभी समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है। क्या होती है, सभी समांतर किरणें जो है एक बिंदु पर मिलती है, ऐसे, ठीक है। आप लोग पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको याद कर लीजिए। ऐसे जो है, ठीक है, एक ही बिंदु पर मिलती है, ठीक है। तो समांतर किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, इस गुण के कारण ही उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसी गुण को जो है, ठीक है, क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू में बता चुके हैं कि जो भी आज क्वेश्चन बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। प्रतिरोधों का जो संयोजन है वह क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। तो लिखिएगा प्रतिरोधों का संयोजन लिखकर डैश दीजिएगा, ठीक है। और आंसर लिखना है जब प्रतिरोधों को एक साथ जोड़कर परिपथ तैयार किया जाता है, ठीक है, एक साथ जोड़कर परिपथ तैयार किया जाता है, तो प्रतिरोधों का समूहीकरण कहलाता है। प्रतिरोध का क्या कहलाता है, समूहीकरण कहलाता है, ठीक है, या संयोजन कहलाता है। याद रखिएगा, प्रतिरोधों का संयोजन जो है यह 2 प्रकार का होता है। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। पहला जो है श्रेणी क्रम में हम जोड़ सकते हैं। दूसरा है पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है, इसको जो है पार्श्व क्रम में भी जोड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए काम देगा, कहेगा प्रतिरोध का जो संयोजन है वह कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के, पहला और दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष जो है वह क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है, कहता है दृष्टि दोष लिख के डैश देना है, ठीक है। लिखना है जिन व्यक्तियों के नेत्र में, ध्यान दीजिएगा, जिन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता। याद रखिएगा, ठीक है। जिन व्यक्तियों के नेत्र में जो है प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, उनके लिए कहा जाता है कि उन्हें दृष्टि दोष है, ठीक है। याद हो गया, ठीक है। जिन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, उनके लिए कहा जाता है कि उन्हें दृष्टि दोष है, ठीक है। बहुत ही
आसान है। तो आगे जो है यह कितने प्रकार के होते हैं, तो दृष्टि दोष जो है निम्नलिखित होते हैं, ठीक है। दृष्टि दोष जो है निम्नलिखित होते हैं, तो कितने होते हैं, तो पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि, ठीक है, जरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन के जो है कितने नियम हैं, तो 2 नियम है, ठीक है। दोनों को बारे में हम यहाँ से समझेंगे। तो यहाँ देखिए प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, याद रखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर सभी एक तल में होते हैं। क्या होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर, ठीक है, किस बिंदु पे, आपतन बिंदु पे जो है सभी एक ही तल में होता है। क्या होता है, सभी एक ही तल में होता है, ठीक है। ये पहला नियम है परावर्तन का, ठीक है। अगला दूसरा नियम कहता है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण जो होता है वह सदैव जो है आपतन कोण के बराबर होता है, यानी दोनों कोण बराबर होता है, ठीक है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, यानी परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण होता है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसे एक उदाहरण देकर समझाइए, इसे एक उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। चलिए इसका उत्तर कहता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन पहले देख लेते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन डैश दीजिएगा, बोलिएगा जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश जो है किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। क्या होता है, सभी दिशाओं में जो है प्रसारित हो जाता है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत विभव को परिभाषित करें और इसका ऐसा मात्रक लिखे। विद्युत विभव को परिभाषित, यानी विद्युत विभव का परिभाषा लिखे और इसका ऐसा मात्रक भी लिखे, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर है, कहता है विद्युत विभव जो है, याद रखिएगा जैसे लिखे हुए उसी टाइप से लिखिएगा, विद्युत विभव लिखकर डैश दीजिएगा, ठीक है। तो कहता है कि इस धनावेश को, इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक है, इकाई धन आवेश को जो है एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक है, किए गए कार्य की मात्रा विद्युत विभव कहलाती है। किए गए कार्य की मात्रा विद्युत विभव कहलाती है। बहुत आसान है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा विद्युत विभव क्या होता है, तो इकाई धन आवेश को, ठीक है, इकाई धन आवेश को एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो एसआई मात्रक है, कहता है विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहता है 8 नंबर क्वेश्चन में कि नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में दो अंतर लिखे, ठीक है। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में जो है 2 अंतर लिखना है, ठीक है। तो चलिए 2 अंतर लिखते हैं। तो पहला जो है, ठीक है, इसका उत्तर है नवीकरणीय ऊर्जा, लिखकर डैश दीजिएगा, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा को में देख लेते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा जो है या अक्षय ऊर्जा, याद रखिए नवीकरणीय ऊर्जा को जो है हम अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा को जो है हम क्या कहते हैं, अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। में वे सारे ऊर्जा स्रोत शामिल है, ठीक है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों में जो है या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में वे सारे ऊर्जा स्रोत शामिल है जो प्रदूषण कारक नहीं है, प्रदूषण कारक नहीं है, इसमें प्रदूषण नहीं होता है, तथा जिनमें स्रोत का क्षय नहीं होता है, जिनमें स्रोत का क्षय नहीं होता है, जैसे कि पानी, सूर्य, पवन, भूतापीय ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। आप लोगों के लिए जो है, ठीक है, एसएसटी में भी और साइंस में भी ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएसटी के लिए भी और साइंस के लिए भी, ठीक है। क्योंकि एसएसटी में भी पूछा जाता है और साइंस में भी पूछा जाता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव तो हर साल क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, बोलेगा निम्नलिखित में से बताइए कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। तो आप लोग उदाहरण याद रखिएगा, ठीक है। पानी, सूर्य, पवन, भूतापीय ऊर्जा, ये सब जो है क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है।
चलिए अगला जो है अनवीकरणीय के बारे में बता रहे हैं। अनवीकरणीय जो है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत प्रकृति में सीमित मात्रा में है, प्रकृति में जो है सीमित मात्रा में जो है, ठीक है, वो समाप्त भी हो सकता है, ठीक है, और उनके निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं, उनके निर्माण क्या होता है, हजारों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। याद रखिएगा जब क्वेश्चन आएगा कि अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा क्या है तो ये भी लिख सकते हैं। इसमें दोनों में कहता है अंतर बताना है तो दोनों के बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे में जो है कोयला है, पेट्रोलियम है, तो कोयला कौन सी ऊर्जा है तो अनवीकरणीय ऊर्जा है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए काम देगा, ठीक है। कोयला क्या है तो अनवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। निम्नलिखित में बताइए कि नवीकरणीय ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है तो कोयला है या पेट्रोलियम है, ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस परिस्थिति में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। देखिए दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग जो है दक्षिण हस्त नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। कहता है कि किस परिस्थिति में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है, तो किस परिस्थिति में, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है, कहता है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम जो है एक बहुउपयोगी स्मारक युक्ति है। क्या है, बहुउपयोगी स्मारक युक्ति है जिसकी सहायता से सदिश राशियों की दिशा ज्ञात करने की सुविधा मिलती है, ठीक है। तो कहाँ प्रयोग होती है तो सदिश राशियों को दिशा ज्ञात करने में जो है इसकी सुविधा मिलती है, ठीक है। चलिए इसका जो नियम है, ठीक है, इस नियम की आवश्यकता निम्न स्थितियों में आती है। तो कौन कौन सी स्थितियों में आती है तो याद रखिए, पहला स्थिति क्या है कि दो सदिशों के गुणनफल की दिशा जानने में, दो सदिशों के गुणनफल की दिशा जानने में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा जो है, ठीक है, कोणीय वेग की दिशा निकालने में, कोणीय वेग की दिशा निकालने में ये जो है, ठीक है, फ्लेमिंग के जो है दक्षिण हस्त नियम की, ठीक है, आवश्यकता निम्न स्थितियों में आती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। तो इसका उत्तर है, कहता है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में उपयोग इसलिए करते हैं, याद रखिएगा इसी टाइप से लिखिएगा, ठीक है। हम जो है वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो है सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या होते हैं, ये उत्तल दर्पण जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है, यद्यपि वह छोटा होता है। क्या होता है, वह छोटा होता है, ठीक है। ये उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए हम साइड मिरर के रूप में, ठीक है, बनाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, कहता है कि अवतल दर्पण के 3 उपयोग को बताएं, ठीक है, अवतल दर्पण के 3 उपयोगों को बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखकर डैश देना है और पहला उपयोग लिखना है। पहला जो उपयोग है वो है हजामती दर्पण के रूप में। क्या होता है, हजामती दर्पण के रूप में। अवतल दर्पण का हम किस में यूज करते हैं तो हजामती दर्पण में यूज करते हैं। दूसरा है मोटर कार की हेडलाइट परावर्तक के रूप में, मोटर कार की हेडलाइट में, ठीक है, परावर्तक के रूप में यूज करते हैं। तीसरा है डॉक्टरों द्वारा रोगियों की नाक, कान, गले तथा दांतों की जांच के लिए, ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों उपयोग है आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों के लिए इसमें से 2 ही लिखना है, ठीक है, इसमें क्योंकि क्वेश्चन जो आते रहता है कहता है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन में आता है, ठीक है।